नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अभी भी झारखंड देवघर में हूं और काफ़ी अनुभवी किसानों से मैं मिल रहा हूं। और इस विषय पर मेरा एक प्रयास रहा है कि आप सभी को अच्छे से अच्छी जानकारी मिले, प्रीमियम जानकारी मिले। प्रीमियम बोले तो अच्छी जानकारी मिले। तो मैं जिस फार्म पे आया हूँ, ये पिछले 5 साल पहले जो शुरुआत हुई थी, और यहाँ के जो ऑनर है इसके पहले बोकारो में भी मतलब कि डेयरी कर चुके थे। वहाँ से कुछ कारणवश छोड़ के मतलब यहाँ देवघर में आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ जो पशु हैं एचएफ में है, क्रॉस ब्रीड में है, कुछ देसी नस्ल में भी इन्होंने रखा, गिर को भी रखा है। यानी कि इसका मतलब कि दूध का डिमांड जो है, देसी का भी डिमांड है कुछ, इसलिए इन्होंने रखा है। कुछ एचएफ का भी डिमांड है। तो काफ़ी शानदार बोलेंगे और छोटा डेयरी फार्म बोलेंगे तो मतलब कि जानकारी भी जो इसमें देने वाले हैं काफ़ी उपयोगी जानकारी होने वाली है। तो पूरा का पूरा डिटेल्स लेते हैं यहाँ के ऑनर से, और बछिया तैयार करने पर भी अच्छा खासा ध्यान देते हैं। आप जब वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि जानकारी थोड़ी लंबी हो चुकी है, अरे सॉरी, जानकारी थोड़ी लंबी है, तो मैं समझता हूँ कि वीडियो को 2 पार्ट में आपको दिखाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, और जो जानकारी है यानी कि जो सफल होने का मूल मंत्र है डेयरी में, वो इस वीडियो में आने वाली है। यानी कि जो आप सफल कैसे हो सकते हैं, कहाँ आप फेल हो सकते हैं, फेलियर हो सकते हैं, ये चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो मैं कहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो आप बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। काफ़ी छोटा सा डेयरी फार्म है, मैं दिखा देता हूँ आपको ऐसे ही। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी इन्होंने चाफ कटर मशीन रखा हुआ है, और कुछ पशु जो है यहाँ भी बांध के रखा। मैं समझता हूँ घर की जो बछिया तैयार है वो उन्होंने रखा है। और यहाँ से आप देखेंगे तो पूरा मतलब लेबर के सहारे भी इसको मैनेज किया जाता है। तो आप यहाँ से देखें, और मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा सा दोपहर के समय है, पशु को डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगा। और देसी नस्ल की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने गिर रखा हुआ है 2 से 3, और काफ़ी मतलब कि अच्छे से संचालित कर रहे हैं। तो आइए यहाँ के ऑनर से मैं बात कराता हूँ। स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल नई कृषि दर्पण में। तो सबसे पहले आप अपने छोटा सा परिचय दे देंगे, और ये फार्म आपने कहाँ पर किया है वो बता देंगे सर। मेरा नाम अमरजीत सिंह है। देवघर में विकास नगर में मेरा फार्म है, और इस डेयरी को स्टार्ट किए हुए लगभग 5 साल हो गया मेरे को। इसके पहले भी मेरी डेयरी मैंने कर रखी थी बोकारो में, बाद में वहाँ से शिफ्ट किया यहाँ। और अभी मेरे फार्म में तकरीबन 24 गायें हैं और करीब 10 के करीब बाछी हैं, छोटी बाछियाँ काफ़ी हैं। और इस फार्म को की शुरुआत शौक से ही किया था, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो थोड़ा बहुत जानकारी एंडरआई करनाल रह कर के मुझे हुई उसका फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ ब्रीड सिलेक्शन पे थोड़ा ध्यान दिया, और शेड भी मैंने बनाया हुआ है हेड टू हेड, दोनों तरफ नाद है और बीच में एक पैसेज है, फीड पैसेज है। गायों के ब्रीड में मैंने करीब 5 के करीब गिर रखी हुई है, और गिर के दूध की डिमांड अभी देवघर में कम है, जागरूकता कम है, वरना मेरी कोशिश होगी कि ये सारी गायों को रिप्लेस करके हम पूरा फार्म गिर का बनाएं और देसी गौवंश के संरक्षण में थोड़ा काम कर पाएँ। खास करके जो नस्ल सुधार है, एक गिर का साढ़ बहुत जल्दी रांची से लेके आना चाह रहा हूँ, तो वो नस्ल सुधार पे काम करेंगे। बाकी इस फार्म में जो बेसिक सुविधाएं हैं वो मैंने रखी हुई है। चारा काटने का मशीन वगैरह है, गायों को ठंडा रखने के लिए पंखों की व्यवस्था है, और मिस्ट स्प्रे के लिए मैंने डिफॉगर लगाया हुआ है। तो आप देखेंगे अभी थोड़ा सा कम इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए दूर से दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। मिस्ट स्प्रे के लिए जो है नोज़ल्स लगे हुए हैं। और ये ओपन फार्म है जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों हिस्सा खुला है। बरसात में ढकते हैं ताकि पश्चिम की तरफ से जो है बारिश के छींटे ना आए। अदरवाइज साथ में जो थोड़ा खुला एरिया है उसको अभी बरसात के अलावा पूरे साल गायों को खुला रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूहने के कुछ समय पहले गाय को बांधते हैं। मेरे यहाँ दूहने के बाद खाना खिलाते हैं ताकि थनैले का डर कम हो। माना जाता है कि गाय दुहाने के बाद आधे घंटे अगर खड़ी रहे तो थनैला होने के चांसेस कम रहते हैं। खाने के मामले में मेरे यहाँ थोड़ा अलग प्रयोग है कि अभी ज़्यादातर लोग रॉ फीड खिलाते हैं, जहाँ चोकर, चुन्नी, दर्रा उबालना या भिगोना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉमर्शियल फार्म है, लेबर बेस्ड है, तो थोड़ा मेहनत बचाने के लिए कैटल फीड का इस्तेमाल करते हैं, चोकर। और पहले पतंजलि का कैटल फीड इस्तेमाल कर रहा था, अभी यूरिया फ्री एक कैटल फीड एग्रो भारती का आता है, तो क्वालिटी थोड़ी बेहतर है उससे और कीमत कम है।
तो इकोनॉमिकल होने के चलते भी इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। खासियत है कि इन दोनों फीड में यूरिया नहीं होता, गाय स्वस्थ रहती हैं, समय पे पाल जाती हैं। और आप देखें कि जो दूध का कंजप्शन करने वाले हैं, दूध पीने वाले हैं, उनको भी डायबिटीज़ या कैंसर का डर नहीं होता, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी हमारे किसानों में भी नहीं है, दूध के उपभोक्ताओं में भी नहीं है कि ये जो हम गायों को दाना पानी देते हैं उसमें ज़्यादा दूध निकालने के लिए ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन का एक सिंथेटिक सोर्स है यूरिया। यूरिया से जो नाइट्रोजन कैटल फीड में आता है वो गाय को एक तरह से गाय के रुमेन में जो बैक्टीरिया होता है उसको पचा करके वो नाइट्रोजन से प्रोटीन बनाती हैं। तो ये जानकारी लोगों को होना चाहिए कि बिना सिंथेटिक सोर्स के भी, बिना यूरिया के भी कुछ कैटल फीड है जो अच्छी मात्रा में प्रोटीन दे रहे हैं, और गाय स्वस्थ रहने के साथ अच्छा दूध देती है। तो अभी अच्छा दूध देगी, अच्छे रेट पे दूध बिकेगा, तभी कोई फार्म प्रॉफिटेबल हो पाएगा। 4-5 थंब रूल हैं, बेसिकली कहूँ तो 4, कि आप जब भी कोई फार्म शुरू करें तो आप कोशिश करें कि उसको आप एक कॉमन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी या पार्ट टाइम एक्टिविटी की तरह ना देखें। कंटीजेंसी बहुत होती है गाय के काम में, इनसिक्योरिटी आप कहें या आप जिसको कह सकते हैं कि कच्चा काम मानते हैं, यानी कि कभी भी गाय बीमार हो सकती है, कभी भी आपकी दूध की बिक्री कम ज़्यादा हो सकती है, कभी भी दाने का कीमत कम ज़्यादा हो सकता है, हरे चारे की उपलब्धता कभी हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, तो थोड़ा अनसर्टेनिटी रहती है। तो आपको एक प्रॉपर बिज़नेस की तरह प्लान करना चाहिए कि आपके पास प्लान ए होना चाहिए, अगर वो फेल होता है तो प्लान बी होना चाहिए, गाय बीमार होगी तो क्या करेंगे। एक आप छोटी सी चीज़ समझें कि बहुत बार होता है कि किसान बीमार गाय पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। एक बीमार गाय अगर मर जाए तो 60-65 हज़ार का नुकसान तो होता ही है, आपको 5 से 10 हज़ार रुपये लगता है उसकी बॉडी को उठा के फिकवाने में। अगर एक जागरूक किसान है तो उस 5,000 जो बाद में खर्च करेगा, और उतने की वो सही दवा और सही डॉक्टर का इलाज ले ले, वो झोला छाप डॉक्टरों से अगर थोड़ा सा बच जाए, तो उस 5,000 से कम में तो उसकी गाय वापस खड़ा हो जाएगी। तो थोड़ी जानकारी भी होनी चाहिए, और उसको बिल्कुल कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह लेनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास प्लान ए बी सी होना चाहिए, क्या होगा तो कैसे उससे निपटेंगे। दूसरी बात क्या है कि आप अगर कॉमर्शियल एक्टिविटी की तरह इसको ले रहे हैं तो आपके लिए गाय मैसेनरी की तरह है। एक मैसेनरी में क्या होता है कि हम कच्चा माल डालते हैं, मशीन प्रोसेस करता है और फाइनल आउटपुट को हम मार्केट में जाके बेचते हैं। अब यहाँ मशीन अच्छा होना चाहिए, तो नेचुरली हमारा जो ब्रीड सिलेक्शन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर किसी डेयरी को सक्सेसफुल होना है। तो जितना अच्छा ब्रीड होगा आपकी डेयरी उतनी सक्सेसफुल होगी। तो अच्छा ब्रीड कहने का मतलब ये नहीं है कि हम 25-30 लीटर का अगर HF ले आएँ हॉल्स्टीन फ्रीजियन, तो अच्छा ब्रीड कहने का मतलब आप देसी गायों में भी काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ एक्सोटिक डेयरी ब्रीड्स हैं, गिर, साहिवाल, राठी, तो या हरियाणा, इस तरह की गायों को आप ला सकते हैं। कुछ बिहार की भी गायें हैं जिनको अच्छे डेयरी ब्रीड के तौर पे माना जाता है। पटनहिया वगैरह यहाँ पे काफ़ी प्रचलित हैं। इसके अलावा आम तौर पे आजकल जो कॉमर्शियल डेयरीज़ हैं उसमें जो है डेयरी ब्रीड में HF, जर्सी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ब्राउन स्विस बहुत कम मिलती हैं, उनका बहुत कम जो है एक तरह से प्रयोग है। लेकिन आम तौर पे आप देखेंगे तो जो क्रॉस ब्रीड्स हैं उसमें HF की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। जर्सी पाई जाती हैं हमारे यहाँ, लेकिन जर्सी थोड़ा कम दूध करती हैं, लेकिन अच्छी बात है उनका बॉडी वेट बहुत कम होता है और किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो सबसे फिट होती हैं। आप हॉट ह्यूमिड कंडीशन में रखें उसको या कोस्टल एरियाज़ में रखें, हर जगह जर्सी बहुत जल्दी एडॉप्टिव होती है। तो ब्रीड सिलेक्शन में या तो आप देसी एक्जोटिक रखें या HF और जर्सी में से आप चुन लें, या आप दोनों तरह की ब्रीड रख सकते हैं। लोगों के पास एक भ्रम होता है कि HF का दूध मतलब पतला होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है रख रखाव पे, खान पान पे। जब HF की बात करते हैं तो ये एक्जोटिक नस्ल हमारे यहाँ तो क्रॉस ब्रीड है और 70% से कम ही प्रोजनी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई गाय ख़रीदते हैं, आप थोड़ा सा अगर दूध उसका पहले दोहवा करके अगर आप अपने हथेली पे भी रख लेंगे, आपको मोटा मोटी अंदाज़ हो जाएगा कि कहीं ज़्यादा पतला तो नहीं है। अदरवाइज़ देसी गायों और इनके दूध में इतना अंतर नहीं होता है। देसी गायों का दूध ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन HF या जर्सी का दूध ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये A1 A2 का बहुत सारा मिथ मार्केट में गढ़ा गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देसी गायें अगर चर के दूध देती हैं, उनको हरा चारा अगर मिल जाता है तो उनका दूध अमृत है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जर्सी या HF का दूध ख़राब होता है।
हाँ, इसमें कुछ केसीन जैसी चीज़ें होती हैं जो कि आम इंडियन जो एडल्ट्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं कर पाते। कुछ बीमारियों के चांसेस रहते हैं, ख़ास करके डायबिटीज़। लेकिन उससे बड़ा खतरा है कि हमारे यहाँ आप मान के चलिए कि 60% जो कैटल ऑनर्स है वो कैटल फीड खिलाते हैं। उनको पता नहीं होता कि किस में यूरिया है, किस में नहीं है। वो ज़्यादा खतरनाक है दूध के कंजप्शन के लिए। तो एक टिप है उनके लिए कि आप जब भी कोई कैटल फीड लें तो बैग पे देखें कि यूरिया फ्री या यूरिया मुक्त लिखा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं है तो मान के चलिए कि उसमें यूरिया है और बचें। आपके कैटल के लाइफ के लिए वो बहुत ज़रूरी है। मतलब अभी आम तौर पे एचएफ या जर्सी 4 से 5 लैक्टेशन में वो नट्ठा हो जाती हैं, पाल नहीं रखती। 3 के बाद एक तरह से 3 लैक्टेशन के बाद रिस्क शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप यूरिया फ्री कैटल फीड खिला रहे हैं या रॉ खिलाते हैं, बहुत लोग रॉ खिला रहे हैं तो उसमें प्रोटीन कम होता है, दूध कम होता है, फैट की मात्रा कम होती है, गाय स्वस्थ कम रहती है। तो आपको बढ़िया अगर गाय पालना है तो आपको कंपाउंड कैटल फीड तो खिलाना पड़ेगा। लेकिन आप अगर यूरिया फ्री खिलाएंगे तो वही गाय 4 के बजाय 10 लैक्टेशन तक दूध देगी ज़्यादा दिन तक। वो 10 महीने का एक एवरेज पीरियड है, 300 दिन का अगर लैक्टेशन पीरियड तो अच्छा है। उसको आप और प्रोलॉन्ग और खींच सकते हैं अगर आप बढ़िया क्वालिटी का फीड दे सकते हैं। कितना देना है वो भी एक बड़ा भ्रम वाली स्थिति रहती है। किसानों के लिए थंब रूल यही है कि आपकी गाय जितना दूध करे उसका आधा कम से कम अनाज दें, एटलीस्ट 40%। अगर 20 किलो दूध है किसी अच्छी गाय में, अगर हम 8 केजी अनाज दे रहे हैं तो वो 20 किलो दूध करती रहेगी। लेकिन अगर हम 9 केजी या 10 केजी अनाज दे सकें तो गाय स्वस्थ रहेगी, ज़्यादा दिन तक दूध करेगी। दूध ज़्यादा कर रही है वो ज़्यादा दिन तक उस कर्व को मेंटेन रखेगी। तो एडिक्वेट मात्रा में आप कैटल फीड खिलाएं या पशु चारा खिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। यूरिया फ्री खिलाएं, केमिकल फ्री खिलाएं, ये बहुत ज़रूरी है। कैटल ब्रीड से मैं थोड़ा भटक गया था। ब्रीड सिलेक्शन आपने ठीक से कर लिया। तो ब्रीड सिलेक्शन में जो नस्ल है उसके साथ 2-3 चीज़ आपको देखनी होती है। आप कोशिश करें कि फर्स्ट लैक्टेशन की गाय कम से कम लें। फर्स्ट लैक्टेशन की गायों को मेंटेन करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल होता है। पहली बार जो पहली ब्यात होती है, दूसरी और तीसरी ब्यात की गाय खरीदने के लिए सबसे अच्छी होती है। तो गायों के ऊपर दांत होता नहीं है, निचले दांत की गिनती से हम पता करते हैं 2 दांत की है, 4 दांत की है, 6 दांत की है, या दांत पूरे हो गए उससे पता चलता है कि गाय कितनी पुरानी है उम्र के। दूसरी चीज़ क्या है कि आप गाय कितना अच्छा दूध करेगी उसकी एक पहचान है कि गाय अगर स्वस्थ है, अच्छे दूध की क्षमता है, तो इसका मतलब उसकी जो फर है, चमड़ी जो है वो बहुत महीन रोए वाले होगी, चमकदार होगी। अगर रोआ चमक रहा है मतलब गाय बहुत स्वस्थ है। मतलब शाइनिंग रहना चाहिए। शाइनिंग रहना चाहिए। महीन रोआ है यानी कि दूध की कैपेसिटी अच्छी है, नस्ल अच्छा है। इसके अलावा मिल्क वैन जो है कितना फैला हुआ है, कितना मोटा है, उससे मिल्क वैन जितना डेवलप होगा दूध उतना ज़्यादा होगा। अडर की क्वालिटी, अडर 4 जो टिट्स हैं, चारों कंपार्टमेंट जितना डेवलप्ड है वो उतना दुधारू समझ में आता है। और ये जो टिट्स हैं इनके बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी गाय उतनी दुधारू होगी। अच्छे नस्ल की पहचान है कि चारों टिट्स बराबर हों और पर्याप्त दूरी पे हों। बहुत लटका हुआ थन अच्छा नहीं माना जाता। बहुत बार किसान ये गलती करते हैं कि बहुत लटका हुआ थन है, वो क्लिनिकल मेस्टाइटिस अगर है किसी गाय को लंबे समय से तो थन थोड़ा ज़्यादा लटक जाता है। तो ऐसी गाय जिसका थन दूहने के बाद बिल्कुल सपाट हो जाए वो बढ़िया गाय मानी जाती है। ठीक है, गाय के बॉडी का शेप जो है वो पिछला हिस्सा भारी होना चाहिए। अगर जो थन के पास का हिस्सा अगर पतला है तो ऐसी गाय कम दूध करती हैं। जो क्रॉस ब्रीड्स हैं ज़्यादातर देखिएगा उन नाव का एक आकार होता है, पीछे की तरफ गाय भारी होती है, वो अच्छे ब्रीड की पहचान है, अच्छा दूध करने वाली गाय की पहचान है। तो कॉमर्शियल डेयरी के सक्सेस होने में पहली चीज़ ब्रीड। उसके बाद जब अच्छी ब्रीड की आप गाय ले आएँ तो अच्छा खान पान के बारे में मैं बता रहा था आपको। तीसरा है अच्छा रख रखाव, सूखी जगह पे रखें, नमी से दूर रहे, बैक्टीरियल ग्रोथ कम होगा, गाय बीमार कम पड़ेगी। नाद की साफ़ सफाई कैसे है, जैसे मेरे यहाँ मैंने क्या है कि नाद का जो पेंदी है, जो बॉटम है, उसमें आप देखेंगे टाइल लगा हुआ है। गाय जब खाना खा लेती हैं तो उसको पोंछ के बिल्कुल सफाई कर देती हैं एक तरह से, पानी डाल के छोड़ दिया, 24 आवर उनको पीने के लिए ताज़ा पानी उपलब्ध है। हालांकि 24 आवर पानी पिलाने के लिए मैंने कुछ और सेटअप कर रखा था, वो अभी टूटा हुआ है, उसको रिपेयर करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि गाय को आप कम से कम 2 बार तो खिलाते ही हैं। आप छोटी मात्रा में अगर 3 बार खिला सकें तो और अच्छा गाय के लिए। गाय को दूहने के बाद अगर आप खिलाएं तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस है। इसके अलावा आप दोपहर की प्याऊ का एक अलग व्यवस्था कर सकते हैं। रख रखाव बहुत ज़रूरी है क्योंकि सफाई
जितनी ज़्यादा होगी बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस, फंगल ग्रोथ के चांसेस उतने कम थोड़ा होंगे। सा मैं आपको रोकूंगा सर। एक आपने प्याऊ की बात की सर, प्याऊ में क्या करेंगे? प्याऊ एक तरह से क्या होता है ना कि वो सुबह की सानी और शाम की सानी के बीच में काफ़ी लंबा गैप होता है। पानी जितना ज़्यादा पिएगी गाय उतनी स्वस्थ रहेगी। ऐसा कोई भ्रम मत पालिए कि ज़्यादा पानी पीने से दूध बढ़ेगा। गाय स्वस्थ रहेगी तो दूध बढ़ेगा। तो दोपहर में या तो हम कुछ दाना पानी दे सकते हैं उनको, या अगर जो नहीं दे रहे हैं तो एटलीस्ट एक गुड़ पिलाने का बहुत जगह नियम है। गुड़ और बेसन अच्छी एनर्जी के लिए, और मिनरल कंटेंट भी काफ़ी होता है गुड़ में। तो दोपहर में एक आदत होती है कि गायों को अगर थोड़ा गुड़ बेसन मिल गया, या बहुत लोग जो है अलग अलग तरह की चीज़ें, मोटे अनाज को उबाल करके बहुत लोग दर्रा देते हैं। तो अगर दोपहर में एक बार आपने उस तरह का कुछ दे दिया है तो गाय के लिए बहुत बढ़िया एक आपका मिड डे मील हो गया, और रिफ्रेशिंग और एनर्जी रिच होता है। तो दूध की मात्रा पे सीधा फ़र्क पड़ता है।